फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहा ग्रंथि। यानी हमारी बॉडी के अंदर कुल कितनी ग्रंथियां होती है, कौन सी ग्रंथियां मतलब कि शरीर से बाहर आती है, मतलब कि अंदर अंदर रहती हैं। यानी जो ग्रंथियां होती हैं किस प्रकार से हमारी बॉडी को कंट्रोल रखती हैं, इनके दूसरे नाम क्या होते हैं, यानी किस किस नाम से इनको जाना जाता है, क्यों ज़रूरी होती है, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलकम टू सक्सेस नोट, एक कदम सफलता की ओर। जैसा कि फ्रेंड्स आपको इस फिगर में दिख रहा है कि देखिए कौन कौन सी ग्रंथि होती है, जैसे पेनियल, हाइपोथैलेमस, प्यूटरी, थायराइड, थाइमस, पेनक्रियास, एड्रिनल, किडनी। यानी ये सब हमारी ग्रंथियां होती हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। जैसे कि आपने सुना ग्रंथि, तो ग्रंथि होता क्या है? शरीर का वो अंग होता है जो रासायनिक पदार्थ एवं हार्मोन बनाते हैं। जो हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो कौन बनाता है? वो ग्रंथि बनाती है। उन्हें बनाकर उन्हें रक्त के अंदर छोड़ देते हैं। क्लियर? वो होती है ग्रंथि। जैसा कि बताया गया है, किसी जीव के उस अंग को ग्रंथि कहते हैं जो हार्मोन, दूध आदि का संश्लेषण करती हैं। और इस चैप्टर में मानव शरीर की ग्रंथियों के बारे में जानकारी पूरी दी गई है। जैसे कि जीवों के शरीर में मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक तो वो होती हैं जो स्राव के द्वारा बाहर आ जाती हैं। एक वो होती हैं जो स्राव न होकर, बाहर न आकर सीधा रक्त के अंदर ही मिल जाती है। उनका स्राव तो होता है और वो बाहर नहीं आती, वो रक्त के अंदर ही मिल जाती हैं। तो इनको बोला जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। और कुछ ग्रंथि ऐसी होती हैं जो कि दोनों प्रकार के काम करेंगी। यानी वो स्राव वाहिनी बन के बाहर भी आती हैं और कुछ कुछ ऐसी होती हैं जो रक्त के अंदर अवशोषित हो जाती हैं। क्लियर? समझ में आ गया? यानी कौन कौन सी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती हैं। यानी ग्रंथियों को दो प्रकार से इनमें बांटा गया है, समझिए। अब आता है सबसे पहले था पैनल ग्रंथि कि पैनल ग्रंथि होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रही है कहाँ पर होती है पैनल ग्रंथि? यहाँ पर होती है पैनल ग्रंथि, जो कि हमारे मस्तिष्क के अंदर होती है। ये मस्तिष्क के अंदर स्थित एक बहुत छोटी सी ग्रंथि होती है। सिर्फ कहने के लिए छोटी है, लेकिन काम बहुत बड़े-बड़े करती है। इसे होता है ना पाइप कोन के आकार की, इसका जो शेप कैसा होता है, जो होता है ना पाई कोन होता है, उसका शेप होता है इसका। ये लाल भूरे रंग की होती है और इसके बारे में एक होता है मेलाटोनिन हार्मोन, उसका स्राव करती है, यानी वो हार्मोन ये बनाती है। अब आपको इतना तो पता होगा कि जो मेलाटोन हार्मोन होता है, वो नींद से जगाने से, यानी नींद के ऊपर कंट्रोल करता है। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है क्योंकि ये रक्त के अंदर ही मिल जाती है। ये कपाल पोसा के जस्ट नीचे स्थित होती है और यही वो ग्रंथि है जो हमें देखने से में मदद करती है। यानी हमारे रेटिना पे जो प्रकाश पड़ता है ना, उसकी जानकारी कौन देता है? तो पैनियल ग्रंथि होती है जो हमारे रेटिना के प्रकाश को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है। क्लियर? यानी इसको तीसरी आँख कहा जाता है। यानी 2 आँख तो हमारी सबको पता है, लेकिन तीसरी आँख के नाम से किसको जाना जाता है? पैनियल ग्रंथि को। समझ में आ गया? यानी ये एक ऐसी ग्रंथि होती है जो शरीर को घड़ी की तरह कंट्रोल करती है। यानी महिलाओं में जो है ना यौन विकास, प्रजनन की भूमिका भी ये निभाती है। यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथि होती है। कौन-सा हार्मोन बनाएगी? मेलाटोनिन हार्मोन ये बनाएगी। क्लियर? इसके बाद आती है हाइपोथैलेमस। देखिए ना हाइपोथैलेमस कहाँ होती है? देखो जस्ट माइंड के अंदर ही होती है। अब ये भी बहुत ज़रूरी होती है। मस्तिष्क का एक ऐसा हिस्सा होता है बहुत छोटा-सा, जहाँ पर ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, जो कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अब इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस का? जो हमें भूख लगती है, गुस्सा आता है, मतलब शांत रहते हैं, लव वाली फीलिंग, यानी बॉडी का टेम्परेचर, इन सब को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। यानी हमारे मस्तिष्क के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसकी वजह से हमें कभी भी गुस्सा आ जाता है, कभी हम शांत हो जाते हैं, कभी हम एकदम बिल्कुल सैड हो जाते हैं। यानी मतलब जो भी मतलब कि ना स्वभाव में चेंजमेंट होते हैं, मूड स्विंग होते हैं, भूख लगना, तो मतलब ऐसी फीलिंग होती है, वो सब कहाँ होती है? वो होती है हाइपोथैलेमस के अंदर। यानी इसको शरीर का थर्मास्टेट भी कहा जाता है। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरी बॉडी का संतुलन बनाती है। क्लियर हो गया? क्या नाम है? थर्मोस्टेट। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर तापमान, भूख यानी फीलिंग विलिंग, सैड, गुस्सा, लव, इन सबको ये जागृत करती है। क्लियर? इसके बाद आती है प्यूटरी ग्रंथि। यानी इसके बारे में तो आपने कभी सुना होगा कि प्यूटरी ग्रंथि होती क्या है। देखो ये भी बिल्कुल मस्तिष्क के पास ही होती है।
हमारे मस्तिष्क में 3 ग्रंथियाँ होती है, पेनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। अब पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होती है? ये मस्तिष्क के जस्ट नीचे स्थित होती है और ये भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, यानी इसका हार्मोन होता है वो रक्त के अंदर संश्लेषित हो जाता है। और पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यानी ये काफ़ी तरह के हार्मोन बनाती है, जो शरीर के अंदर कई कामों को कंट्रोल करते हैं। एक नहीं, ये काफ़ी काम को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि बात की जाए, इसका जो शेप होता है बिल्कुल मटर के दाने जैसा होता है। यानी वज़न की बात की जाए तो 0.6 ग्राम इसका वज़न होता है। क्लियर? और ये कैसा हार्मोन बनाती है, अगर आपसे कोई पूछ ले, तो ये एक ऐसा हार्मोन बनाती है जैसे कि ना हमारी बॉडी को कोई भी काम करना है, यानी हमें ऊपर जाना है, छत के ऊपर जाना है, तो हमारे पैरों को काम करना रहेगा, तो उनको काम करने के लिए प्रेरित करती है ये बॉडी। मतलब हमारे पैरों को आदेश देती है कि तुम्हें अब चलना है, तुम रेडी हो जाओ चलने के लिए। यानी खाना खाना है तो हमारे हाथों को ऑर्डर देती है कि तुम तैयार हो जाओ खाना खाने के लिए। आँखों को ऑर्डर देती है तुम देखने के लिए। यानी जो हमारे बॉडी के जो पार्ट होते हैं, इनको मतलब काम पे लगाने का काम कौन-सा होता है, वो पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी ये मास्टर होती है सभी ग्रंथियों की। क्लियर? क्यों होती है? ये क्योंकि ये पूरी बॉडी से काम करवाती है कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। क्लियर? यानी जो बाकी सारी ग्रंथियाँ होती हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मतलब कि कंट्रोल में रहती हैं। समझ में आ गई बात? अब आता है थायरॉइड ग्रंथि, जो कि गर्दन के अंदर रहती है। दिख रही है ना आपको? ये गले के अंदर रहती है, ये रही। क्लियर? ये गर्दन के सामने एक छोटी-सी ग्रंथि होती है। यह भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अब ये कौन-सा हार्मोन बनाती है? ये मतलब कि काफ़ी अंगों को प्रभावित करने वाले हार्मोन बनाती है। जैसे कि बात की जाए, इसका जो शेप होता है वो बटरफ्लाई का होता है। जैसे आपको दिख रही है ना आपको? तो बटरफ्लाई शेप हो गया, क्लियर? और ये रक्त के मतलब शरीर के अंदर चयापचय को कंट्रोल रखती है और शरीर की ऊर्जा, यानी जो मतलब हमारे शरीर की कितनी विकास हो रहा है, कितनी ऊर्जा यूज़ ली गई है, इसका कंट्रोल किसके पास होता है? थायरॉइड ग्रंथि के पास होता है। थायरॉइड ग्रंथि को रक्त प्रवाह को छेड़ती है, यानी हमारी बॉडी में किस तरीके से कौन से पार्ट के अंदर कितना रक्त प्रवाह होगा, तो वो कंट्रोल किसके पास है? थायरॉइड ग्रंथि के पास। क्लियर हो गया? यानी सभी ग्रंथियों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो थायराइड ग्रंथि ही उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करती है। समझ में आ गया? अब आता है इसके बारे में, इसके बाद कौन सा आएगा? थाइमस। अब थाइमस ग्रंथि के बारे में आप ये समझ सकते हैं, ये हमारे चेस्ट के अंदर होती है, जैसे कि आपको इस पिक में नजर आ रहा है। चेस्ट के अंदर बिल्कुल कहाँ होती है? जैसे कि रीढ़ की हड्डी के आगे और फेफड़ों के जस्ट नीचे होती है। यानी इसके बारे में यही बात है थाइमस के बारे में। ये रीढ़ की हड्डी के तो आगे और फेफड़ों के नीचे छाती के अंदर होती है। और इसकी जो आकृति होती है वो श्वेत रक्त कोशिकाओं को बनाती है, यानी टी लिम्फोसाइट की इसकी आकृति होती है। अब ये काम क्या करती है फ्रेंड्स? काम के बारे में आप इसके बारे में ये जान लीजिए कि ये हमारी बॉडी को प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती है। यानी कोई भी वायरस हो गया, बीमारी हो गया, यानी उससे लड़ने के लिए कौन मदद करता है? तो थाइमस ग्रंथि ही मदद करती है। क्लियर? ये फेफड़ों के बीच और स्तन हड्डियों के मतलब के बीच में ये रहती है। इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स? मतलब कि जैसे कि आपने कोई शिशु देखा होगा ना, बच्चा, उसके अंदर तो उसका शेप बहुत बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही हम मतलब कि यौन अवस्था के अंदर आ जाते हैं तो ये सिकुड़ जाती है। क्लियर हो गया? यानी बच्चों में ये बड़ी होती है और जो जिसकी यौन अवस्था के अंदर आते ही सिकुड़ जाती है। थाइमस ग्रंथि ऐसी होती है जो संक्रमण और अन्य कोई भी बीमारी होती है ना, तो वो हमारी बॉडी को तैयार करती है उससे लड़ने के लिए, ताकि वो बीमारी हमें छू भी ना पाए। क्लियर हो गया? अब थाइमस ग्रंथि के ऊपर ट्यूमर बहुत जल्दी बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं? थायोमोमा। समझ में आ गई बात? यानी थाइमस ग्रंथि के ऊपर ट्यूमर ट्यूमर बनने की, जो कैंसर होता है, वो बनने की ज़्यादा संभावनाएँ होती हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मतलब थाइनोमा के नाम से इसको जाना जाता है। थाइमस को थाइमोमा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आती है फ्रेंड्स पैनक्रियास, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पैनक्रियास या फिर अग्नाशय। क्लियर हो गया? ये पाचन तंत्र का एक बहुत ही मोस्टली अंग होता है। क्लियर? जो कि पेट के पीछे रीढ़ की हड्डी के जस्ट सामने और पसलियों से मिलकर बनी हुई होती है। समझ में आ गई बात? इसका जो शेप होता है वो आयताकार चपटी ग्रंथि जैसा होता है। और इसका जो मतलब कि आकार की बात की जाए तो कैसा हो जाएगा आकार इसका? एकदम पत्ती के जैसा आकार दिख रहा है ना आपको? जैसे कि कोई मतलब कि पत्ती पत्ती दिख यहाँ पे हो रही हो, तो इसका आकार कैसा हो जाएगा फ्रेंड्स?
एकदम पत्ती के जैसा आकार हो जाएगा। अब जो मतलब हम कुछ खाना खाते हैं, जिसको पाचन करने वाले जो हार्मोन होते हैं, उनको रिलीज़ कौन करती है? वो पैनक्रियाज़ ही करती है। समझ में आ गई बात? अब बात की जाए अधिवृक्क ग्रंथि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिवृक्क ग्रंथि देखो आपको दिख रही है किडनी के ऊपर जो मतलब गोल-गोल ये दिख रही है, ये होती है मतलब त्रिकोणा शेप दिख रहा है, इसको ही बोला जाता है। दोनों गुर्दों के ऊपर ये स्थित होती है। यानी हमारी बॉडी में 2 गुर्दे होते हैं, सबको पता होते हैं, 2 किडनी होती है, तो दोनों के ऊपर ये स्थित होती है। इसका शेप कैसा होता है? त्रिकोणीय शेप होता है और इन्हें सुपरनल हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें एंडोक्राइन ग्रंथियाँ भी होती हैं, जो रक्त प्रवाह जैसे हार्मोन को स्रावित करती है। क्लियर? यानी अब ये काम क्या करती हैं? ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर पाई जाती हैं और ये तनाव से लड़ो भागो की मतलब कि कोई तनाव हो गया तो उससे लड़ने के लिए, उससे दूर होने के लिए हमारी बॉडी को तैयार करती है। यानी लंबे टाइम तक हम किसी मतलब एक चीज़ को सोचकर डिप्रेस नहीं हो सकते, तो उसके लिए तैयार कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि ही उसके लिए हमें तैयार करती है। इसकी वजह से हमें मतलब कि थकान, कमज़ोरी, वज़न ज़्यादा बढ़ना, बीपी हाई लो होना, हमारी त्वचा को काला गोरा होना, प्यास पड़ना, मतलब जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब इसके लक्षण होते हैं। यानी मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है वो इसकी वजह से भी होती है। यानी हमारे पाचन से हमारे मतलब कि मूड स्विंग के ऊपर भी कंट्रोल पड़ता है। अब आता है किडनी। देखिए ना आपके हमारी बॉडी में 2 किडनी होती हैं, तो किडनी के बारे में पढ़ेंगे कि किडनी यानी गुर्दे बोला जाता है, जो कि हमारे शरीर का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अंग होता है। अब ये क्या करता है? ये रक्त को साफ करता है, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, उनको जो बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है, वो कहाँ होता है? वो होता है किडनी के अंदर। क्लियर हो गया? इन दोनों का आकार दोनों का सेम ही होता है, जितने एक मुट्ठी के बराबर इसका आकार होता है, नहीं बिल्कुल दो आकार वेट में दोनों सेम होती है, इनमें कोई बदल ये काम क्या करेगी? रक्त में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, उनको छानकर उनको अलग मैंने बाहर निकालने के लिए प्रोसेस करती है। नेक्स्ट आएगा इसके अंदर टेसिटस। अब टेसिटस क्या होता है फ्रेंड्स? ये पुरुष का प्रजनन अंग होता है। क्लियर? यानी जो ना पुरुष प्रजनन तंत्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग होता है और ये बिल्कुल अंडे की शेप में होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आएगा ओवरीज। ये फीमेल का होता है, नहीं फीमेल का प्रजनन अंग कौन सा होता है? अंडाशय। क्लियर हो गया? जो कि गर्भाशय के में स्थित होता है एकदम। अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट आएगा हमारी बॉडी के लिए ग्रंथियां क्यों जरूरी होती हैं। क्लियर? यानी हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मानव शरीर के अंदर ग्रंथियों का काम क्या होता है, क्यों जरूरी होती हैं। यानी शरीर के लिए हार्मोन ग्रंथियों का काम बेहद महत्वपूर्ण होता है। यानी इनका जो काम होता है बहुत ही जरूरी होता है। हर हार्मोन का शरीर के विशिष्ट कार्य यानी उत्तक विशिष्ट कार्य के लिए इनका निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए अग्नाशय ग्रंथि द्वारा निकलने वाले इंसुलिन से खून में शर्करा यानी शुगर की मात्रा कंट्रोल रखता है। पुरुष हार्मोन वाले यानी यौनिक कार्य यानी महिला यौन प्रजनन या माहवारी चक्र, मतलब कि जो जितने भी हार्मोन मैंने बताए, जितनी भी ग्रंथियां बताई है, उनका मतलब सिर्फ ये है। यानी हर हार्मोन का एक हर ग्रंथि का उसमें से एक अलग हार्मोन निकलता है, जो कि एक अलग तरीके से बॉडी के लिए हेल्पफुल साबित होता है। यानी शरीर की लगभग सभी प्रक्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए ग्रंथियां बहुत जरूरी होती हैं। जैसे कि हमारा मतलब कि वृद्धि हो गया, विकास हो गया, ग्रोथ हो गया, इन सब को कंट्रोल कौन करेगा? हमारी भावना, मनोदशा, यौन क्रिया, नींद को आदि कंट्रोल करने के लिए, शरीर के वातावरण पर नजर रखने के लिए, हमारा जो आंतरिक ढांचा होता है ना, इसके ऊपर देख रेख करने के लिए भी ग्रंथियां जरूरी होती है और शरीर के अवांछित पदार्थ को निकालने के लिए भी ग्रंथियां जरूरी होती हैं। क्लियर हो गया? यानी शरीर के काफी काम को मदद करने के लिए ग्रंथियां बनाई गई हैं। शरीर के रासायनिक पदार्थ का उत्पादन करना, जिन्हें हार्मोन कहा जाता है, और ये हार्मोन ऐसे होते हैं जो कि शरीर के काफी हिस्सों को प्रभावित करते हैं। नहीं कहते ना हार्मोन ऊपर नीचे होने से हमारी बॉडी का मतलब पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। तो हार्मोन किस लिए जरूरी होते हैं वो ये बताया गया है। अब ग्रंथियां दो तरह की होती हैं, एक तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां, एक एक्सोक्राइन ग्रंथियां। अब अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? जो मतलब कि हार्मोन को सीधे रक्त प्रवाह के अंदर छोड़ती हैं। और जो एक्सोक्राइन होती हैं वो मतलब कि वो बाहर आ जाती हैं। क्लियर हो गया? जैसे कि पेनियल, हाइपोथैलेमस, प्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि कैसे होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। क्लियर हो गया? यानी ग्रंथियों के बारे में जितना होता है ना इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया।
अब आता है लसिका ग्रंथि। लसिका ग्रंथि क्या होती है? इसको प्रतिरक्षा प्रणाली का एक बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है। ये गोल अंडाकार आकार की होती है। दिख रहा है ना आपको बिल्कुल ये वाला? यानी यहाँ से देखा गया है जो कि ये वाला, ये आता है लसिका ग्रंथि, यानी बिल्कुल अंडाकार शेप की होती है, जो कि लसिका ग्रंथि और श्वेत मतलब कोशिकाएं की एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं, जो कि मतलब कि संक्रमण से रक्षा करने के लिए हमारी बॉडी को तैयार करती हैं। फिर मतलब ये इसके बारे में इम्पोर्टेंट था। जैसे कि बात की जाए सर, हमारी बॉडी के शरीर के अंदर सबसे अधिक लसिका ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी हमारी बॉडी में कहते हैं ना, क्या क्या बोलते हैं इसको, रोगों से लड़ने के तैयार करने के लिए इसकी बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है। ये असंख्य होते हैं। लसिका वाहिनियों पर इनका सर्वत्र जहां तक स्थित होती है, और अंग अंग के जोड़ों पर, उदर के भीतर, अमाशय के चारों ओर, वक्ष के मध्यांतराल में इसकी बहुत बड़ी संख्या होती है। यानी हर बॉडी के हर पार्ट के पास इसकी बहुत बड़ी संख्या होती है, जो कि हर पार्ट को मतलब कि तैयार करती है कि वो संक्रमण से ग्रसित ना हो, उससे लड़ सके। क्लियर हो गया? यानी जो वाहिकाएं होती हैं ग्रंथि के सारे मतलब कि शरीर के रक्त वाहिकाओं के समान एक जाल फैलाकर रखती हैं, और ये बिल्कुल मटर के आकार में, चने के समान बहुत छोटी, लंबोदर अंडाकार पिंड के समान होती हैं। क्लियर हो गया? यानी इनके अंदर एक छोटा सा मतलब हल्का सा गड्ढा होता है, जो ग्रंथि को दरार कहलाता है। इस ग्रंथि से रक्त वाहिका आती है, जो कि मतलब कुछ तो मतलब बाहर निकल जाती हैं, कुछ रक्त के अंदर अवशोषित हो जाती है। ये होता है ना, मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है, वो इसको बोला जाता है। यानी ऐसी ग्रंथियां होती हैं, कुछ तो इसका भाग बाहर आ जाएगा और कुछ इसके अंदर ही रह जाएगा। क्लियर हो गया? अब आता है नेक्स्ट। इसके बारे में फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको नोट्स पढ़ा रही हूँ, वैसे आप समझ चुके होंगे नोट्स कितने अच्छे हैं। इसी प्रकार के और भी नोट्स हैं, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडिया ज्योग्राफी, साइंस नोट्स तो मैं आपको करवा रही हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, इंडियन पॉलिटिकल, इन सब की ई बुक रेडी की गई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम का टाइम सर पे आ चुका है। चाहे आप बिगिनर हो, फ्रेशर हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो ये बेस्ट वे है कि आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम के लिए ये ज़रूरी है। इसके बाहर क्वेश्चन समझ सकते हैं, बाहर जाना नामुमकिन है, क्योंकि इसके बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। ये इस बुक के अंदर क्वेश्चन को इस प्रकार से तैयार किए गए हैं कि बाहर तो कोई होगा ही नहीं। यानी आपको बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस एक बुक को पढ़ लिया ना, समझ सकते हैं कि आपके सारे चैप्टर क्लियर हो चुके हैं, यानी कुछ भी आपका नहीं बचेगा। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक मिलेगा, वहां से इसको डाउनलोड करना है। कुछ डाउट होगा तो ये नंबर दे रखे, इनके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। आप चाहें तो इनकी डेमो क्लास भी ले सकते हैं, क्योंकि डेमो क्लास से आपको एक मतलब कि मतलब आप कुछ लेने जा रहे हैं तो आपको मतलब कि कैसा है क्या है, देखना तो बनता है ना। तो उसके लिए आपको डेमो क्लास ले सकते हैं, ताकि आपको, जैसे कि आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक हो, आप समझ नहीं पा रहे हैं इसके बारे में, कहाँ से पढ़े क्या पढ़े, कुछ समझ मतलब क्लियर ही नहीं हो पा रहा हो, कि पढ़ते हैं पर याद नहीं होता, तो उन सब के लिए आपको इन बुक को परचेज करना चाहिए। क्लियर? अब आता है नेक्स्ट, अंतःस्रावी ग्रंथियां। यानी कब से मैं आपको बता रही हूँ कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां किस प्रकार से होती हैं? यानी वे ग्रंथियां होती हैं जो कि हार्मोन का नामक रासायनिक को पैदा करती हैं और उनका स्राव करती हैं, यानी हार्मोन का निर्माण भी करती है और उनका स्राव भी करती हैं। तो ऐसी ग्रंथियों क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। ये हार्मोन रक्त में घुलकर उनको अलग-अलग कामों में लगा देते हैं। यानी ये हमारा ये नहीं कि हाथ के रक्त में घूम गए, ये पूरी बॉडी के मतलब कि रक्त में मिलकर पूरी बॉडी में जहाँ पर जिस हार्मोन की ज़रूरत होती है, वहाँ पर इसका विकास मतलब यूज़ कर लेती हैं। क्लियर हो गया? जैसे कि अंतःस्राव ग्रंथि कौन-कौन सी होती है? प्यूटरी, थायरॉइड, पैराथायरॉइड, अधिवृक्क, पेनियल, अंडाशय, फिर हाइपोथैलेमस, ये सारी कितनी होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कौन-कौन सी ग्रंथि किस प्रकार से होती हैं। अब ये ग्रंथि काम क्या करती हैं? ये ग्रंथियाँ शरीर के अंदर रक्त हार्मोन को छोड़ती हैं। ये हार्मोन को संदेश वाहक के रूप में भी होते हैं। ये हार्मोन शरीर के किसी हिस्से का कुछ काम करने के लिए, यदि काम करना है तो तैयार करती है, नहीं करना तो उसे काम करने के लिए, बंद करने के लिए, यानी संचार के लिए भी बहुत ज़रूरी होती हैं। और यही हार्मोन होते हैं जो कि किसी भी कार्य मतलब कि प्रतिक्रिया शुरू करना, बंद करना, पाचन तंत्र, यानी जो हार्मोन्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम ये ग्रंथियाँ ही करती हैं। क्लियर? अब इसके बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊँ तो समझ सकते हैं, जंतुओं में विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाएँ होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बनाई गई हैं, जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करती हैं। जैसे कि हाइपोथैलेमस हो गया,
हमारी मतलब फीलिंग हो गया, मतलब कि ताप, भूख, प्यास क्या हमें करना है, मतलब हमारी जो मूड स्विंग वाली होती है ना, उन सबको कंट्रोल करता है। और प्यूटरी ग्रंथि की बात की जाए तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, यानी सभी की मास्टर ग्रंथि होती है। तो ये जो होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, इस प्रकार से लिया गया है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि बॉडी की ग्रोथ के लिए, विकास के लिए इन ग्रंथों का यूज किया गया है। क्लियर हो गया। अब जैसे कि बात की जाए, हार्मोन शब्द को ग्रीक भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। क्लियर। यानी जो हार्मोन होते हैं, ये जिस पार्ट के अंदर हार्मोन की जरूरत होती है, उस पार्ट में जाकर उसकी क्रिया को कंप्लीट करते हैं। यानी ये एक ऐसा अर्थ मतलब कि पदार्थ होता है जो कि बॉडी को उत्तेजित कर देता है। यानी हार्मोन स्राव शरीर के लिए कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियों द्वारा होता है, जिनको अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होते हैं, ये बाहर नहीं आती, शरीर के अंदर रक्त के अंदर ही मिल जाती हैं, क्योंकि ये बाहर नहीं आती हैं। इनका काम क्या होता है, बॉडी के अंदर हार्मोन को रिलीज करना और उसको हार्मोन को रक्त के अंदर मतलब समाहित कर देना। क्लियर हो। अब आता है ग्रंथियों के प्रकार, कि ग्रंथियां किस प्रकार से इनके प्रकार बांटे गए हैं। तो मतलब जो कशेरुकी जंतुओं के अंदर 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन सी हो जाएगी, एक आ जाएगी बहिःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहिःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, वो क्या हो जाएंगी, वे ग्रंथियां जो हार्मोन रासायनिक पदार्थ को पैदा करती हैं, स्राव करती हैं। ये हार्मोन रक्त में घुलकर अलग अलग कामों में लग जाते हैं। जैसे कि बात की जाए तो कैसे हो जाएंगी, जैसे नहीं फ्रेंड्स, ये तो मतलब कि बाहर आने वाली ग्रंथियां, वो तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हो जाती है, जो मतलब कि अंदर चली जाती है। लेकिन जो बहिःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ये नलिकाओं के दूरा मतलब कि में मिलकर जो है शरीर की सतह के थ्रू वो बाहर निकल जाती है। जैसे कि बात करें पसीने के थ्रू निकलना, अश्रु के थ्रू निकलना, लार के थ्रू, मतलब कि दूध के थ्रू, यानी जैसे कि ना अपशिष्ट पदार्थ के थ्रू, यानी ये ऐसी ग्रंथियां होती है जो बाहर आ जाती हैं। जैसे कि शरीर की ऐसी ग्रंथियां होती है जिसके पार द्वारा स्रावित स्राव उनके विभिन्न अंगों तक पहुंचाने वाली नलिकाएं होती हैं, जो कि बहिःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। बहिःस्रावी ग्रंथियां ऐसी होती है जो कि नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं, जो कि शरीर के बाहर आ जाती हैं, मतलब कि हार्मोन रिलीज करके अपना काम करके ये बाहर आ जाती है। जैसे कि बात की जाए लार, अश्रु, पसीना, दूध, श्वेत ग्रंथि, यानी इस प्रकार की ग्रंथियां इसके अंदर बांटी गई हैं। क्लियर। अब बहिःस्रावी ग्रंथियों के काम क्या होते हैं पूछे तो, ये ग्रंथियां रासायनिक पदार्थ को नलिका से प्रवाहित करती हैं, और ज्यादातर बहिःस्रावी ग्रंथियां शरीर से बाहर ही आती हैं, यानी अंदर कोई नहीं रहती, सारी बाहर ही आती हैं। और कुछ बहिःस्रावी ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो शरीर की सतह के ऊपर रहती हैं। सतह पर कौन कौन सी रहती हैं, पसीना, जैसे आंसू हो गए, वो तो आंखों के अंदर से निकलता है, लेकिन पसीना हमारी स्किन के ऊपर से निकलता है। क्लियर हो गया। और कुछ ऐसी नलिका होती हैं जो कि स्राव को संशोधित करने का काम करती हैं। क्लियर हुआ। अब आता है अंतःस्रावी ग्रंथि। अब अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, ये ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन रिलीज करके रक्त के अंदर मिला देती हैं। यानी ये बिल्कुल बहिःस्रावी ग्रंथियों के विपरीत होती हैं। ये ग्रंथियां बाहर आती हैं और ये अंदर रक्त के अंदर ही मिल जाती हैं। यानी इनका काम कंप्लीट हार्मोन रिलीज करके सीधे रक्त के अंदर मिल जाना और अपने कार्य को आगे बढ़ाना। क्लियर हो गया। नहीं, जिस पार्ट के अंदर जिस हार्मोन की जरूरत होती है वहां तक उस हार्मोन को पहुंचाना। क्लियर हो गया। जैसे कि पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क, पैराथायराइड, पेनियल, थाइमस, जैसे मैंने आपको इनके बारे में बताया था, ये सारी ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अब इसके अलावा कुछ ग्रंथि कैसे होती हैं, इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पीयूष ग्रंथि का काम क्या आपको याद होगा, वो मास्टर ग्रंथि थी, यानी पूरी बॉडी के काम को नियंत्रित कर। थायराइड ग्रंथि की बात की जाए तो ये क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी का मतलब क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन को उत्पादन करती है। अधिव्यक्त ग्रंथियां क्या करती हैं, ये कामों के लिए तैयार करती हैं, ब्लड प्रेशर, चाप, तनाव को मतलब इन सब के लिए तैयार होती रखती हैं। और पैन ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करती है। समझ में आ गई। अब मिश्रित ग्रंथि की बात की जाए तो ये ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो दोनों ग्रंथियों की तरह काम करती हैं, यानी बहिःसारे के थ्रू बाहर भी आती हैं, अंतःसारे के थ्रू वो मतलब कि अंदर भी रह जाती हैं। उनको बोला जाता है मिश्रित ग्रंथियां। जैसे कि बात की जाए मिश्रित ग्रंथि कौन कौन सी होती हैं, तो अग्नाशय, यह एक ऐसी ग्रंथि होती है जो कि इंसुलिन, पाचन एंजाइम दोनों का उत्पादन करती है। इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर को कंट्रोल करता है, जबकि पाचन भोजन को तोड़ने मरोड़कर उसके अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम करती है। यानी ये दोनों तरीके से काम करती है। क्लियर। और वर्षण की बात की जाए
तो यह एक शुक्राणु पुरुष हार्मोन होता है जो कि उनका निर्माण करता है, यानी ये मिश्रित ग्रंथियों के में लिए माना जाता है। और मिश्रित ग्रंथियां काम क्या करती हैं? तो ये ग्रंथि अंतःस्रावी हार्मोन के थ्रू भाग मतलब उनमें उनके कार्य में भाग भी लेती हैं और बहिःस्रावी ग्रंथियों की तरह ये मतलब कि शरीर पर बाहर भी आ जाती हैं, दोनों की तरह ये काम करती है। क्लियर हो गया? अब आता है हार्मोन ग्रंथियां कि हार्मोन ग्रंथियां होती क्या हैं। ग्रंथि शरीर के वो अंग होते हैं जो पदार्थ हार्मोन दूध आदि का निर्माण करके रक्त प्रवाह को स्रावित करती हैं। समझ में आ गई? तो हार्मोन ग्रंथियां क्या होती हैं? जो कि शरीर का वो अंग होती हैं जो पदार्थ दूध रस का निर्माण कर उसे रक्त प्रवाह में बाहर की ओर स्रावित करती हैं, जो कि हार्मोन रासायनिक वाहक कहलाती हैं। कुछ खास तरह के उत्तक या रुधिर उत्तराकांक्षी द्रव से स्रावित किए करते हैं जो कि अन्य कोशिका उत्तक क्रिया में नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त होते हैं। जो मतलब कि ऐसे हार्मोन होते हैं जो रक्त के अंदर मिल जाते हैं उनको बोला जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियां, जैसे कि हाइपोथैलेमस, प्यूटरी, अयूट, थायराइड, पैराथायराइड, अग्नाशय, यानी ऐसे कुछ पार्ट होते हैं जो कि अधिवेग किसी की जो अंतःस्रावी ग्रंथियों में आते हैं। इसके साथ ही वह ग्रंथि जो शरीर के अंदर न रहकर वो बाहर की ओर आ जाती है, इसकी मुंह से लार का आना, त्वचा में पसीना आना, यानी बाहर की ओर आ जाती हैं, तो उन्हें बोल जाता है कि वो मतलब कि बाह्य ग्रंथि हो जाएँगी क्योंकि वो शरीर से बाहर आ रही हैं। कुछ मिक्स भी होते हैं, यानी मिक्स की तरह काम करती हैं, तो हार्मोन ग्रंथि यही होती हैं, यानी हर तरह के अलग होते हैं। जैसे कि आँखों का काम क्या होता है? आँसू निकालना, माउथ का क्या हो जाएगा? लावा मतलब कि लावा मतलब कि लार निकालना हो जाएगा, स्किन के ऊपर पसीना आना, स्टमच का अलग काम होता है, लीवर का अलग होता है, ब्रेस्ट का दूध है, यानी हर किसी का एक अलग काम होता है। यानी मतलब कि दोनों तरीके से ये हार्मोन ही होते ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को इस तरह से तैयार करते हैं, यानी कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि के लिए होती है, कौन सी बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, इनको तैयार करने का काम कौन करता है? ये हार्मोन ही करते हैं। अब आता है इसके बारे में इम्पोर्टेंट बताइए कि हमारे शरीर के लिए हार्मोन ग्रंथियाँ बहुत भेदपूर्ण मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जो कि शरीर के सभी कामों को करने के लिए उत्तक या फिर मतलब हर तरीके से काम करने के लिए ज़िम्मेवार होती है। हमें कोई भी काम करना हो, तो उसके लिए हमारे बॉडी को तैयार करने के लिए, यानी आँखों का काम क्या होता है? देखने के लिए। तो सिर्फ़ ये आँखें थोड़ी ना देखती है, हमारा मस्तिष्क भी देखता है। हमने क्या देखा, उसको बताने के लिए हमारे हाथ भी है, चलने के लिए पैर होते हैं, यानी सब पूरी बॉडी का जो कंट्रोल होता है, वो हार्मोन्स के ऊपर होता है, यानी ग्रंथियों के ऊपर होता है। ग्रंथियाँ ही हमें तैयार करती हैं। किस प्रकार से तैयार करती हैं? जैसे कि कुछ भी मतलब कि जैसे कि हमने पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में बता दिया, जो कि हमारा एक ग्रोथ हार्मोन होता है। कैसे होता है? जैसे कि हमारे मतलब कि हमें कुछ काम करना है, कि उसका विकास करना है, यानी हमें कुछ सोच भी रहे हैं ना, तो वो भी पिट्यूटरी ग्रंथि की वजह से सोच रहे हैं। यानी हमारे मन के अंदर कुछ फीलिंग आती है ना, किसी को देख के हमें गुस्सा आ जाता है, किसी को देखकर हमें प्यार आ जाता है, तो क्या होता है? हाइपोथैलेमस की वजह से। तो क्लियर है समझ में? इससे मैं ये बता रही हूँ कि सभी ग्रंथियों के जो हार्मोन होते हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि पुरुष में अलग तरह के हार्मोन होते हैं, महिला में अलग तरह के हार्मोन होते हैं, उनके हार्मोन अलग काम करते हैं। महिला के हार्मोन अलग तरीके से कार्य करेंगे, यानी महिला जिसके माहवारी चक्र आना जो कि प्रजनन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो कि अंतःस्रावी होकर बाह्यस्रावी हो जाता है। यानी हर तरह का एक अलग ही काम होता है। यानी हर हार्मोन को कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो रक्त के अंदर मिलके उस मतलब कि बॉडी की जिस पार्ट को ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमें ज़रूरत नहीं होती, वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो हमारी बॉडी को लड़ने के लिए तैयार करते हैं। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो कि हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं, यानी जो हम खाना-पीना खा रहे हैं, इसको पचने में हेल्प कर रहे हैं, यानी पाचन एंजाइम को बनाने का काम करते हैं। समझ में आ गई बात? यानी हार्मोन हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं, वो बता दिया गया। अब आता है अंतःस्रावी तंत्र का प्रथम चरण। अब अंतःस्रावी तंत्र का प्रथम चरण क्या होता है फ्रेंड्स? हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का वह छोटा भाग होता है जो कि अंतःस्रावी तंत्र होने के लिए संपूर्ण समय केंद्र माना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि हाइपोथैलेमस यानी एक बहुत ही सेंसिटिव अंग होता है। यानी वो किसी कुछ भी संकेत करना, जैसे कि कुछ फीलिंग आना, भूख प्यास करना, जैसे आपको पता है कि हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, तो वो आप समझ सकते हैं। इसके अंदर यानी कुछ फीलिंग आना, किसी को हम बोल देते हैं ना कि हमारे दिल ये बोल रहा है, दिल-विल कुछ नहीं बोलता। हाइपोथैलेमस ग्रंथि हमें मतलब कि हमारे माइंड में एक ऐसा मतलब कि थॉट पैदा कर देती है, कुछ ऐसा हार्मोन रिलीज़ कर देती है
एकदम से हम बहुत हैप्पी हो जाते हैं, एकदम से हम बिल्कुल सैड होते हैं, एकदम से हमें बहुत गुस्सा आता है। तो ये चेंजमेंट किसकी वजह से होता है? दिल-विल की वजह से नहीं होता, हाइपोथैलेमस की वजह से होता है, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है, जो कि हम मतलब कुछ भी हमें जो फ़ील होता है किसी के प्रति, वो वैसी भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके बाद आता है पीयूष ग्रंथि, जो कि प्यूटरी ग्रंथि होती है। अब ये तो सबकी ही मास्टर ग्रंथि होती है, जो कि रक्त के मतलब कि रक्त के अंदर मिल जाती है। अब प्यूटरी ग्रंथि का फ्रेंड्स क्या होता है? प्यूटरी ग्रंथि वो होती है जो कि मस्तिष्क के खोपड़ी के अंदर होती है। अब इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे कि हमें कुछ भी मतलब कि फीलिंग हो गई, पूरी बॉडी से हमें कुछ किसी पैरों को बोलना है कि तुम्हें चलना है, तो उसके काम उनको ऑर्डर देने का काम कौन कर रहा है? प्यूटरी ग्रंथि कर रही होगी, यही तैयार करती है हमारी बॉडी को ऊपर करने के लिए। इसके बारे में आप जैसे कि कुछ भी पढ़ सकते हैं पढ़ने के लिए, तो क्योंकि हर जगह अलग-अलग नॉलेज दी जाएगी, लेकिन मैं आपको सीधी सिंपल भाषा में बता रही हूँ कि प्यूटरी ग्रंथि का काम क्या होता है, यानी किस तरीके से प्यूटरी ग्रंथि काम करती है। इसका काम सिर्फ ये होता है, हमारे सभी पार्ट को काम पर लगाना, जो कि बिल्कुल एक मटर की शेप की होती है ना, गोल-गोल गोल होती बिल्कुल मटर की शेप की होती है। इसका वज़न की बात की जाए तो वज़न कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 0.6 ग्राम इसका वज़न हो जाएगा। क्लियर? जो कि खोपड़ी के अंदर नाक गुहा के मस्तिष्क के नीचे स्थित होती है। क्लियर? यानी ये एक बहुत ही उत्तेजित ग्रंथि होती है, बल्कि ना हार्मोन रक्त के अंदर मिलके उससे रक्त को मतलब हमें हमारी बॉडी को उत्तेजित कर देते हैं। हार्मोन का अर्थ ही क्या होता है? हमारी बॉडी को उत्तेजित करना। क्लियर? अब जो पीयूष ग्रंथि होती है उसको 2 भाग में बाँटा गया है। फर्स्ट कार्यात्मक भाग हो जाएगा, सेकंड पश्य मतलब कि एक तो पश्य पीयूष ग्रंथि, एक अग्र पीयूष ग्रंथि है। इनके जो कार्य करने का हो जाएगा, वो 2 तरह से होगा। और जो प्यूटरी ग्रंथि होती है, जो कि जो हाइपोथैलेमस की जो मतलब कि कुछ है ना फीलिंग होती है, भूख, प्यास, टेम्परेचर, इस पे काम कौन करती है, इसको काम पे कौन लगाती है? तो पीयूष ग्रंथि ही इसे काम पे लगाती है। यानी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ग्रंथि होती है, यानी कहीं पे टूट-फूट गया है, यानी कोई बॉडी का पार्ट काम नहीं कर रहा है, काम करवाना है, तो प्यूटरी ग्रंथि ही इनको सपोर्ट करती है काम करने के लिए, मतलब कि उन्हें ऑर्डर देने का काम करती है। इसके बारे में यही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि और मैं आपको बताऊँ इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, इस मतलब कि इसके अंदर कुशिंग सिंड्रोम, डायबिटीज़ इनफेस, हाइपोपिडेंस, ऐसी बीमारियाँ इसके अंदर मतलब इस ग्रंथि की वजह से जुड़ी हुई कुछ बीमारियाँ होती हैं, वो इस प्रकार की होती हैं। इसके बाद है कि छिद्र एवं विभेदन हार्मोन, मतलब ग्रोथ हार्मोन और विभेदन हार्मोन क्या होते हैं? क्लियर हो गया? अब बात की जाए तो अगर पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले महत्वपूर्ण हार्मोन की वृद्धि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है, और ये हार्मोन किसी व्यक्ति को उच्च मतलब कि उसके सारे विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। यानी आपने देखा है ना, किसी इंसान की हाइट वेट एकदम परफेक्ट होता है, किसी का बिल्कुल डल होता है, तो किसकी वजह से होता है? ग्रोथ हार्मोन होते हैं, जो कि किसी की मतलब जो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है ना, उसके ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। यानी हमारे हमारे जो शरीर का शारीरिक विकास के लिए, अच्छी ऊँचाई के लिए, लंबाई के लिए हमें ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरी होता है। अब इस हार्मोन की मात्रा से हमारी जो वृद्धि रुक जाती है, यानी किसी-किसी के अंदर ये हार्मोन कम हो, तो उसकी सही मतलब ग्रोथ नहीं हो पाती, यानी उसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। यानी उसकी उम्र मतलब कि उसकी ऐज के अकॉर्डिंग उसकी ऊँचाई कम नज़र आती है। यानी काफ़ी देखते हैं, काफ़ी-काफ़ी लोग मतलब बहुत छोटे रह जाते हैं, तो वो किसकी वज़ह से रहते हैं? ग्रोथ हार्मोन की वजह से। वो उनका मतलब उनको बौनापन होता है, उन्हीं को बौनापन कहा जाता है। अगर बचपन से इस समस्या का पता चल जाए, तो इस हार्मोन को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि एक बार हड्डियों का बनना पूरा हो जाए, तो उसमें सुधार करना नहीं हो सकता। जैसे कि बात की जाए, जो बचपन होता है उसके अंदर हमारी हड्डियों का मतलब कि तैयारी होती है बनने के लिए, मतलब कि मजबूत होने के लिए तैयार होना स्टार्ट कर देती हैं। तो अगर बचपन में ही पता चल जाए कि ऐसे हार्मोन से कोई ग्रसित है, तो उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर बाद में पता चलेगा, तो वो ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी काफ़ी आपने देखा होगा, एक बहुत ही वायरल है, जो मतलब ऐज में 37 की है, लेकिन अगर लंबा ऊँचाई की बात की जाए, तो एक कहते हैं ना कोक की बोतल 2.5 लीटर की, सिर्फ़ उस उतनी उसकी हाइट है। नाम तो मुझे नहीं पता अभी। और उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी बताई गई थी, जिसकी वजह से मतलब कि उनको ये पता कब चला, जब उसकी पूरी एज कंप्लीट हो गई, यानी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चलता। और इस हार्मोन की मात्रा मतलब कि व्यक्ति बहुत काफ़ी कुछ तो हैं जो बहुत लंबे हो जाएँगे, बहुत बड़े हो जाएँगे, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत छोटे रह जाएँगे। यानी उनका चेहरा, हाथ-पैर काफ़ी भारी होंगे, और काफ़ी-काफ़ी की एज तो 9 फुट से ज़्यादा भी हो जाती है। क्लियर? यानी
ये ऐसे हार्मोन होते हैं अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाएँगे तो जो उसकी मतलब आदमी की जो एज होती है मतलब ऊँचाई होती है, वो किसी-किसी की बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर कमी होती है इस हार्मोन की, तो किसी का मतलब बौनापन छा जाता है। यानी पीयूष ग्रंथि की खराबी बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन किसी-किसी के अंदर ये होती है। समझ सकते हैं पीयूष ग्रंथि कितनी ज़रूरी होती है। अब आते हैं अन्य पीयूष ग्रंथि हार्मोन किस प्रकार से होते हैं। इसमें आगे पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को उसके लक्ष्य के बारे में जानकारी दी जाएगी। जैसे कि पीयूष ग्रंथि के बारे में मैंने बताया मास्टर ग्रंथि होती है, पूरी बॉडी का कंट्रोल इसके हाथ में रहता है। समझ आ गई? पूरी बॉडी में क्या-क्या चेंजमेंट होता है। जैसे उदाहरण की बात की जाए तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन को स्तन, डिंब ग्रंथियाँ, वृषण, अवलूट, एड्रिनल ग्रंथियों को उत्तेजित करने का काम होता है। जैसे कि है ना, कोई धात्री महिला यानी उनकी माँ बनी है, तो उसके मतलब स्तन के अंदर दूध आने की प्रक्रिया भी कहाँ से स्टार्ट होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि की वजह से ही होती है। जैसे मतलब कि वो पहले नहीं होती है, लेकिन जब मतलब कि बच्चे होने के बाद यानी बच्चे के जन्म के समय उस ग्रंथि एकदम एक्टिवेट हो जाती है कि मतलब कि दूध आना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? जैसे कि शिशु द्वारा इसको चूस मतलब कि पीने पर उसको मतलब दूध ये ऑर्डर मस्तिष्क तक जाता है। फिर मस्तिष्क पिट्यूटरी ग्रंथि को ऑर्डर देता है कि अब मतलब कि जो दूध हार्मोन होते हैं इनको एक्टिवेट करने का टाइम आ चुका है। जब जाके बच्चे की मतलब कि भूख मिट जाती है। तो ये एक हार्मोन ही होता है कि ये हमारे बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए कार्य करते हैं। तब जाके हमारे कुछ भी हमें काम करना हो, जैसे किस तरह से दूध निकलना हो, आँखों से आँसू निकलना हो, तो इन सब हार्मोन के लिए पीयूष ग्रंथि ही ज़िम्मेवार होती है। यानी पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि इसको इसीलिए कहा जाता है कि हमारी बॉडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि के अगर माना जाए, तो वो पीयूष ग्रंथि ही होती है। क्लियर? अब आता है अवरूट ग्रंथि या फिर थायरॉक्सिन की अधिकता। अब अवूट ग्रंथि क्या होती है? अवूट ग्रंथि गले में कवर यंत्र श्वसन नली के बीच स्थित होती है। इसका आकार बटरफ्लाई होते हैं। थायराइड ग्रंथि के समान ही ये होती है, जो कि हमें बोलने में हेल्प करती है। यानी श्वास नली के बीच रहती है, जो कि हमें हम कुछ भी हम बोल पा रहे हैं, इसमें जो हेल्प कौन करता है? अवूट ग्रंथि। अब आ जाओ थायराइड। थायराइड देखा जाए तो कि मतलब एकदम बटरफ्लाई का शेप तो होता ही है इसके बारे में, लेकिन ये ऐसी ग्रंथि होती है, इसकी अगर बॉडी के अंदर अधिकता हो जाए, तो इसके मतलब क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बारे में जानिए। थायराइड हार्मोन ज़्यादा होने से प्रभावित होते हैं नेत्र गोलक यानी किसी की आँख बाहर आ जाती है, कुछ समय के लिए मतलब बड़ी-बड़ी आँखें जो है बाहर आने को जाती हैं। इसके किसी-किसी में गाँठ हो मतलब गाँठ बनकर एकदम गंभीर बीमारी का रूप ले जाते हैं, जिसके ऑपरेशन के तुरंत पूरे गले को कट करके ऑपरेशन किया जाता है, जब जाके इस गाँठ को बाहर निकाला जाता है। किसी-किसी का ऐसा होता है कि वो गाँठ बन के बाहर लटक जाती है। यानी थायराइड ग्रंथि में आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब कि बीमारियाँ देखने को मिल रही हैं, जैसे कि इसका टी3, टी4, टीएच मतलब कि किस प्रकार से इसका जो है ना किस-किस कब किसकी मात्रा लेफ्ट राइट साइड में यानी कब किसकी मात्रा बढ़ जाए इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता है, यानी इसका पता ही नहीं चलता। ये बहुत ही आम बीमारी होती है और जब ये होती है ना, जैसे स्टार्टिंग तो शरीर के अंदर थोड़ा बहुत सूजन-सी महसूस होती है, लेकिन धीरे-धीरे क्या होगा कि आपको बोलने में दिक्कत होगी, साँस लेने में दिक्कत होगी। जैसे कोई धुआँ में काम करेगा तो आपको मतलब दिक्कत होने लग जाएगी, तो आपको पता चेक करवाओगे तब आपको पता चलेगी कि आपको ये ग्रंथि मतलब कि थायरॉक्सिन जैसे की प्रॉब्लम हो चुकी है, जो कि गले की गाँठ के नाम से, सूजन के नाम से यानी अलग-अलग तरीके से इसको समझ सकते हैं आप, दिखाई देगा। फिर अब लक्षण क्या-क्या होते हैं थायरॉइड ग्रंथि के अधिक होने के मतलब कि कम गंभीर मामलों में धड़कन, काँपन, पैरों में हाथ पसीना आना, हल्के बुखार, नेत्र गोलक बाहर निकलना, यानी कुछ-कुछ मतलब लक्षण होते हैं कि जैसे कि उनकी मतलब धड़कन मतलब जो है ना दिल की धड़कन कम हो जाना, हाथ-पैर काँपने लगना, हाथों में पसीना आना, हल्का बुखार, नेत्र गोलक यानी आँखों का बाहर निकलने की शिकायत होने लगा, व्यक्ति आम तौर पे मतलब कमज़ोरी, धड़क मतलब कि कुछ अजीब-सा महसूस होना। आम तौर पे हम लोग इन लोगों को इन जो है लक्षण होते हैं इनको नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें ये इतने लगते हैं हाथ-पैर काँपना कोई बड़ी बात नहीं होती क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते कि ये एक थायराइड की मात्रा हमारी बॉडी में अधिक होने से उसके उसने मतलब कि थायराइड ग्रंथि ने ज़्यादा हार्मोन को एक्टिवेट कर दिया जिसकी वज़ह से हमारी बॉडी में ये प्रॉब्लम हो रही है। इसको हम नज़रअंदाज करते हैं और ऐसी भयानक बीमारी को अपने अंदर समा लेते हैं। ये तो उसकी आदत से घबराहट होती है कि थायराइड का स्तर बहुत ही मतलब इसका जाँच करानी बहुत ज़रूरी होती है। इसकी मात्रा अगर कम होती है, तो भी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा होती है, तो भी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि बात की जाए हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन होते हैं, वो मतलब एक तरह से बात की जाए तो हमारे लिए मतलब कि
हार्मोन ज़्यादा होते हैं तो भी प्रॉब्लम का विषय बनेंगे, कम होंगे तो भी प्रॉब्लम का विषय बनेंगे। तो इनका बैलेंस बनना बहुत ज़रूरी होता है। बैलेंस के लिए सही डाइट लेनी चाहिए, योग वर्क करना चाहिए, तब जाके ये हार्मोन सही मतलब कि एकदम बैलेंस में रहते हैं। क्लियर? जिस व्यक्ति का अऊट अति सक्रियता हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ना बोलने वाली ग्रंथि मतलब बहुत सक्रिय हो जाती है, तो एक गंभीर समस्या बन जाती है, जिसकी वजह से हाथों में काँपन, आँखों का गोल-गोल बाहरें साफ नज़र आना, उस व्यक्ति का हाथ फैलाकर कागज़ को मतलब कागज़ पढ़ने में भी दिक्कत है, उसके हाथ खुद खाना खाएगा तो भी उसके हाथ काँपने लग जाएँगे, यानी इस ऐसी-ऐसी दिक्कत इसमें हो जाती है। अब इलाज की बात की जाए तो इसका मतलब कि कोई ख़ास इलाज तो नहीं है, चाहे बीमारी मध्यम दर्जे की और गंभीर की इलाज तो ज़रूरी होता है। इलाज में दवाइयाँ अगर ज़रूरी तो ऑपरेशन है। और मैं मेरी नॉलेज से बताती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम हुई हुई है, तो इसका सिर्फ़ एक ही ऑप्शन होता है ऑपरेशन। चाहे रेडियो किसी भी तरीके से कर गए लेकिन ऑपरेशन ही इसका मतलब कि बेस्ट वे होता है, इस बीमारी को अपने मतलब कि अपनी बॉडी से अलग करने का। यानी उस व्यक्ति की अलग-अलग जाँच होती है, तब जाके पता चलता है कि ऐसी बीमारी हो चुकी है, तो अलग तरीके से इसकी जाँच होती है, जिसमें मतलब कि ऐसा बोला भी जाता है कि व्यक्ति की बोलते हैं ना अगूट ग्रंथि, अभी अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो इंसान की बोलने की क्षमता भी जा सकती है। तो ये ग्रंथि बहुत ज़रूरी होती है। अब कम थायरॉक्सिन वालों को क्या होता है, अधिक वालों को तक पता चल गया। अब कम वाले को क्या होता है फ्रेंड्स, अवुट ग्रंथि का स्राव कम होने पर हाइपोथायरॉक्सिन यानी अवुट अल्प सक्रियता जो कि नवजात शिशुओं में यानी वयस्कों में देखी जा सकती है। ये किस-किस में देखी जाएगी? मतलब क्या होता है ना छोटे बच्चे होते हैं, एकदम नवजात शिशु या फिर मतलब वृद्धजन। अब इसमें क्या होता है, मतलब होता है घेंगा गला हमारा बहुत मतलब सूज कर बहुत मोटा हो जाएगा। होता है घेंगा रोग होता है, यानी कम थायरॉक्सिन वालों को मतलब कि स्वेलिंग सी होती है। हमें देखने में लगेगा स्वेलिंग है, लेकिन वो घेंगा रोग होता है। क्लियर हो गया? यानी किस-किस हार्मोन की वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम होती है, वो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। अब लक्षण बताती हूँ, किस प्रकार के इसके लक्षण होते हैं। जैसे कि बात करते हैं वैक्स की एज मतलब इसका भार बढ़ जाना, मोटापा होना, शरीर में सूजन जैसी बीमारी के खास लक्षण होते हैं। यानी थायरॉइड ग्रंथि की अगर मतलब एक्टिवेट होने के लक्षण की बात की जाए, तो सूजन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये सूजन जो कि मतलब कि प्रेगनेंसी टाइम पे भी हो जाता है, किसी भी तरीके से कभी भी ये ग्रंथि एक्टिवेट हो जाती है। तो मतलब कि कुछ भी चेंजमेंट हमारी बॉडी में होता है तो तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। तो सबसे पहले क्या होती है सूजन ही आती है, वज़न बढ़ना, मोटापा यानी ऐसा नहीं होगा कि पूरी बॉडी का वज़न बढ़ेगा। जहाँ पर मतलब कि प्रॉब्लम हो रही है ना उस हिस्से का वज़न बढ़ना जैसे पैर हो गया, हाथों का हो गया, फेस का हो गया, गले का हो गया, एक स्पेशल जगह का बढ़ना ही इस बीमारी के लक्षण खासकर होते हैं। क्लियर? जैसे कि बहुत अधिक कमज़ोरी लगना, भूख न लगना मतलब एकदम बीमारी वाली शिकायत लगना, मानसिक मतलब कि डिप्रेशन में जाना, यौन इच्छा कम हो जाना, मानसिक यानी माहवारी चक्र में मतलब कि चेंजमेंट होना, कभी-कभी तो 1 मंथ पे आना, कभी-कभी 2-3 मंथ तक नहीं आना, भूख न लगना, ये सारे किसके होते हैं? वो थायरॉइड हार्मोन के द्वारा इलाज के मतलब कि थायरॉइड हार्मोन की वजह से सारे उसके लक्षण दिखाई देते हैं। जिसके सही टाइम पे उसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी होती है और जो ये प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर महिलाओं में होती है क्योंकि जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है ना तब से ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? यानी स्टार्टिंग स्वेलिंग से स्टार्ट होती है लेकिन ये महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। अब आता है फ्रेंड्स ग्रंथियाँ। जैसे कि मैंने आपको वैसे तो बता दिया है कौन-कौन सी ग्रंथि क्या-क्या करती है। आप एक बार शॉर्ट तरीके से भी जान लीजिए कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ के काम, कार्रवाई और निर्मित हार्मोन कौन-कौन से होते हैं। सबसे पहले आती है थायरॉइड ग्रंथि। थायरॉइड ग्रंथि क्या होती है? आपका थायरॉइड आपकी गर्दन के सामने मतलब ग्रंथि होती है। जो थायरॉइड ग्रंथि होती है मोस्टली गले पर ये वार करती है। सबसे पहले गले के ऊपर स्वेलिंग आएगी, गले के ऊपर मतलब कि बोलने में दिक्कत, साँस लेने में दिक्कत, खाना खाने में दिक्कत, यानी गले के ऊपर सबसे पहले अटैक करती है। यानी आपके थायरॉइड बनने से हार्मोन से आपका मतलब कि चयापचय होना, ऊर्जा स्तर कमज़ोर हो जाना, शरीर का टेम्परेचर मतलब तापमान में चेंजमेंट होना, कैल्शियम की कमज़ोर मतलब वीकनेस हो जाना, ये सारे इसके मतलब कि जब ये हार्मोन एक्टिवेट हो जाएगा तो ये सारे लक्षण आपको दिखाई देंगे। अब इनसे कौन-कौन से हार्मोन एक्टिवेट होते हैं? ट्राइआयोडियोथायमिन, थायमिन-6 और कैल्शिटोनिन में कैल्शिटोनिन हार्मोन हो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन, ट्राइआयोडीन थायमिन हार्मोन यानी T3, T4 और कैल्शिटोनिन हार्मोन इसके अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं। क्लियर? अब आता है पैराथायरॉइड ग्रंथियाँ। अब इसके अंदर क्या होता है, आपकी पैराथायरॉइड ग्रंथि आपके गर्दन के स्तर से 4 छोटी ग्रंथियाँ होती हैं, जो कि आपके रक्त में कैल्शियम के स्तर को कंट्रोल करती हैं। इससे कौन-सा हार्मोन निकलेगा?
पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसको पीटीएच के नाम से जाना जाता है, यानी पैराथायरॉयड हार्मोन। क्या काम करती है? शरीर के अंदर मतलब रक्त के अंदर कैल्शियम के स्तर को कंट्रोल रखने का काम ये करती है। अब आता है अधिवृक्क ग्रंथि। इसका क्या होता है? आपकी अधिवृक्क ग्रंथि आपके गुर्दे के ऊपर स्थित होती है, जो कि शरीर को तनाव की प्रक्रिया, रक्तचाप को नियंत्रण, चयापचय को कंट्रोल रखना, यानी पाचन तंत्र को कंट्रोल रखना। अब कौन-कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं इससे अगर जाने तो एड्रेनालिन, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन यानी डीएचआई, टेस्टोस्टेरोन यानी छोटी मात्रा में, यानी 4 तरह के हार्मोन इसके अंदर रिलीज होते हैं। अब आता है पैनिल ग्रंथि। पैनिल ग्रंथि क्या होती है? आपकी पैनिल ग्रंथि मस्तिष्क का मतलब केंद्र के अंदर बहुत छोटी ग्रंथि होती है, यानी बहुत छोटी होती है, लेकिन ये हमारी बॉडी को घड़ी की तरह काम करने पर मजबूर कर दे, यानी घड़ी की तरह कंट्रोल रखती है। जैसे घड़ी का सेल्फ कंट्रोल होता है, उसी प्रकार से ये हमारी बॉडी पर घड़ी की तरह कंट्रोल रखने में मदद करती है। कौन सा? यानी नींद से उठना है, जागना है, पढ़ना है, और कंट्रोल कौन करेगा? पैनिल ग्रंथि। कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन हार्मोन को ये रिलीज करती है। अब आता है अग्नाशय हार्मोन। अग्नाशय ग्रंथि में क्या होता है फ्रेंड्स? आपका अग्नाशय एक लंबी ग्रंथि होती है, जो कि पेट के पीछे, यकृत के नीचे होती है, जो कि अग्नाशय एक बहिःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी, ये ऐसी ग्रंथि होती है क्योंकि जो रक्त के अंदर मतलब कि यहाँ पर ऐसा मतलब कि चेंजमेंट होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, उनको तो बाहर निकाल देती है, और जो जो यूजफुल पदार्थ होते हैं उनको रक्त के अंदर मिला देती है, यानी ये ग्रंथि ऐसे कर, ये दोनों के काम करती है, यानी बहिःस्रावी भी होती है और अंतःस्रावी भी होती है। समझ में आ गई बात? यानी अग्नाशय मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा को भी कंट्रोल रखने का काम करती है। अब इसमें कौन कौन से हार्मोन होंगे रिलीज? इंसुलिन, ग्लाइकोजन, वासोएक्टिव इंटरलेशन पेप्टाइड, वीआईपी और सोमैटोस्टेटिन हार्मोन को रिलीज करती है। अब आता है अंडाशय, जो कि महिलाओं के यानी ओवरीज, जो कि महिलाओं में पाया जाता है। आपके अंडाशय आपके गर्भाशय के दोनों ओर पाई जाने वाली ग्रंथियां होती है। अंडाशय में अंडों का संग्रह होता है और छोड़े जाते हैं, नहीं तो महावारी चक्र के होता है वो इसी वजह से होता है, यानी यौवन प्रजनन आदि के महत्वपूर्ण अंग होते हैं ना, जितने अंग होते हैं हार्मोन को रिलीज करने का काम करती है। अब फीमेल के अंदर कौन कौन से हार्मोन को एक्टिवेट करती है पूछे तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एंटी मुलायरिन हार्मोन और इनिबिन ए और इनिबिन बी। क्लियर? यानी ये 4-5 तरह के हार्मोन को रिलीज करती है, जो कि महिलाओं के पूरे मतलब कि मेंटल हेल्थ के ऊपर मतलब डिपेंड करते हैं ये। अब आता है वृषण, जो कि पुरुषों में पाया जाता है। वृषण कोष में मतलब अंडकोश में 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं। वृषण शुक्राणु हार्मोन बनाते हैं, जो कि यौन प्रजनन अंग होते हैं। अगर बात की जाए तो ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करेंगे, तो टेस्टोस्टेरोन, एंटी मुलायरिन हार्मोन, एस्ट्राडोलिन हार्मोन और इनेबिन बी। फीमेल के अंदर ए भी होता है, लेकिन मेल के अंदर ओनली बी होता है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा जीवधारियों में वर्गीकरण। क्लियर हो गया? इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे कि जीवधारियों में वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। आई होप कि आपके ग्रंथियों के बारे में सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। कोई डाउट बचा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अगर आपने ई बुक परचेज करने के बारे में सोचा है तो प्लीज़ परचेज कीजिए। लिंक आपको इसी लिंक में मिल जाएगा, इसके मतलब कि डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही अगर कुछ डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप पे नंबर है, इन पे कॉल करके मैसेज करके कुछ भी डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।